बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। और माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है यूकेरियोटिक सेल्स की। क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इन्वॉल्व होती है, इसलिए इन्वॉल्व होती है कि मैन्युफैक्चर करें, यानी तैयार करें एनर्जी को, और उसके साथ साथ प्रोवाइड करें इसको सेल को। दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी वजह से इसको कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स है। यानी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी क्या है, बनेगी भी और उसके साथ साथ स्टोर भी होगी, और उसी के साथ साथ ये एनर्जी प्रोवाइड होगी इसको सेल को। इसी वजह से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी वेसिकल्स। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए अगर देखा जाए तो ये अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स। ठीक है, अब इसकी शेप अपीयर होगी किसके अंदर? अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। किस तरह की? वेसिकल फॉर्म में, रॉड्स या फिलामेंट फॉर्म। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम इसको देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ये शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो मॉर्फोलॉजी होगी वो क्या होगी? कम्प्लेक्स। ऑल्दो देयर नंबर, शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी वाइडली। अगर हम बात करें कि इसका नंबर, शेप और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वेरी वाइडली है। ठीक है, वैसी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया बाउंड होती है टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसकी क्या है? स्मूथ है। लेकिन अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग होगी। ठीक है, देखिए द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग इनटू द इनर चैम्बर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है कि स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल। देखें इस इनफोल्डिंग और क्रिस्टल, ये देख लेते हैं। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम दिखाई दे रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन ये देखें इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अब इसी इनफोल्डिंग की वजह से इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टल। The mitochondrial membrane are similar in structure to other cell membrane। अब अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ये सिमिलर है इससे दूसरे सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, डिटेल स्टडी हैव शोन दैट माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। अगर हम इसकी डिटेल स्टडी में जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया किस पर मुश्तमिल होगा? डीएनए के ऊपर और उसके साथ साथ राइबोसोम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि इसका अपना डीएनए है और उसके साथ साथ राइबोसोम्स हैं, यानी ये प्रोटीन की सिंथेसाइज कर सकता है। तो इसी वजह से इसको क्या कह सकते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए इंडिकेट दैट सम प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन देम। यानी इसके अंदर प्रेजेंट राइबोसोम और उसके साथ साथ डीएनए। अब ये जो राइबोसोम डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है? सिंथेसाइज कर सकता है जिसको प्रोटीन को। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं, तो यही बताना है कि इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ डीएनए भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सिंथेसाइज कर सकता है जिसको प्रोटीन को। इसी वजह से इसको कह सकते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। The inner surface of crystal in the mitochondrial matrix has small lobe-like structure known as F1 particle। अब अगर हम बात करें कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इनर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, इसके ऊपर स्मॉल लोब-लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे? F1 पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल एटीपी की सिंथेसिस में क्या है? हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग, इसके ऊपर लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए लोब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या कहेंगे? F1 पार्टिकल। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन इन इट ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये फ्लूइड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? एंजाइम के ऊपर, कोएंजाइम के ऊपर, एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स।
which helps in several vital metabolic process. अब हमने बात की है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स किस पर मुश्तमिल होगा, एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स। अब ये एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो साल्ट्स हैं ये हेल्प करेगा किसमें, मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें हेल्प करेगा मेटाबॉलिक प्रोसेस में। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अब जो क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, हम क्या है कि ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तमाम किसके लिए है, एटीपी की सिंथेसिस के। देखें, एज ए रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस the energy extracted from the organic food is transformed into energy rich compound ATP। अब ये जो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं इनके जरिए एक्सट्रैक्ट होगी, ठीक है, इनके जरिए सिंथेसाइज होगी क्या, एनर्जी किससे, ऑर्गेनिक फूड से। अब ये ऑर्गेनिक फूड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी में, ठीक है। यानी अब ऑर्गेनिक फूड ट्रांसफॉर्म होगा इसके अंदर एनर्जी रिच कंपाउंड ATP के अंदर, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एंड द ATP देन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड। अब यही जो ATP है ये क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेगी किसको, सेल को, सेल की डिमांड के मुताबिक। यानी हमने कहा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, एनर्जी रिच कंपाउंड। ये एनर्जी रिच कंपाउंड क्या है, ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ATP क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, सेल को, सेल की डिमांड के मुताबिक। द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब जो साइज और नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया के हैं वो क्या है, वेरी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किसकी होगी, सेल, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखें, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ये जो हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट कर रहा है एनर्जी किधर से, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ATP की, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी, और यही एनर्जी क्या है, यूज होती है किसके लिए, वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। The spent energy, which is in the form of ADP, is regenerated by the mitochondria into ATP। अब जब ये स्पेंड हो जाएगी, खर्च हो जाएगी एनर्जी, तो ये किस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, ADP की फॉर्म में। अब दोबारा इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ADP। अब ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर इससे एक फॉस्फेट उतरता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी सेल को प्रोवाइड की जाती है, सेल अपने डिमांड के मुताबिक उसको क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो ये एक जब ATP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उतरेगा तो ये ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर दोबारा क्या है, ADP में अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोबारा ऐड कर दिया जाए, वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया is therefore described as powerhouse of the cell। इसी वजह से इसको कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर बताया, ठीक है। ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है, क्लियर डायग्राम, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, लेकिन ये इसकी इनर मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी जिसके नतीजे में इनमें फूड क्या है, फूड की ऑक्सीडेशन होगी, तो फूड एनर्जी रिच कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP, ठीक है। अब ATP क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, ठीक है। ATP एनर्जी प्रोवाइड करेगी सेल को, सेल की डिमांड के मुताबिक। नेक्स्ट वन ऑर्गेनिक है प्लास्टिक। जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया है, इसी तरह हम प्लास्टिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। membrane bound mostly pigment containing bodies present in cell are called plastics। अब ये membrane bound है, अब ज्यादातर मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग होंगे। अब इसके अंदर क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। अब ये प्रेजेंट किसमें होगी, सेल के अंदर, इसको क्या कहेंगे, प्लास्टिक्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें क्या मोस्टली क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होंगी, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगी, सेल के अंदर, इसको क्या कहेंगे, प्लास्टिक्स।
प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। अब प्लास्टिड्स सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल्स के अंदर सिर्फ, ठीक है, याद रखना प्लास्टिड्स सिर्फ किसके अंदर होंगे? प्लांट सेल्स के अंदर। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अब ये तीन मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिथोप्लास्ट। अब ये हम स्टेप वाइज इसी तरह सीक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है क्लोरोप्लास्ट। इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल, अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स के अंदर की, अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल की, देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए ग्रीन पिगमेंट। अब इनके अंदर क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, ये कंटेन होगा ग्रीन पिगमेंट्स पर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अगर फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल की बात करें उसके अंदर क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स होगा, उसको क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन पिगमेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल व्हिच हेल्प्स द सेल टू अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ये क्लोरोफिल है। अब ये हेल्प करेगा कि लाइट को अब्सॉर्ब करे, ठीक है, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा किस क्या बनाने के लिए? टू मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है रिजेंबल करता है किसके साथ? हीम ग्रुप। हीम ग्रुप किसका होगा? हीमोग्लोबिन का। ए प्रोटीन यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि इसमें क्या है कि ये प्रोटीन है, ये यूज होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। हमने बात की है कि क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है, लेकिन ये रिजेंबल करता है हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के साथ रिजेंबल करता है। अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ये एक प्रोटीन है, ये यूज होती है टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब हमने कहा कि क्लोरोफिल रिजेंबल करता है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है ये देखिए। The main difference between these two molecules is that chlorophyll has magnesium ion. अगर हम बात करें कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में अगर इसके सेंट्रल पोजीशन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? मैग्नीशियम आयन, while हीम हैज आयरन आयन एज द सेंट्रल एटम। अब हीमोग्लोबिन का जो मेन ग्रुप है उसके सेंट्रल एटम के अंदर क्या होगा? आयरन होगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल के सेंट्रल एटम के अंदर क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। इसी वजह से हमने ये कहा है कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किसके साथ रिजेंबल करता है? हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि क्लोरोफिल के सेंट्रल एटम के अंदर मैग्नीशियम आयन होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन के सेंट्रल एटम के अंदर क्या है कि आयरन आयन। देखिए chloroplasts vary in their shape and size with a diameter of about 4 to 6 nanometer। अब क्लोरोप्लास्ट वेरी करेगा, इसमें वेरी करेगा शेप और साइज में। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना हो सकता है? 4 to 6 नैनोमीटर। ये क्लोरोप्लास्ट की क्या है? डायग्राम दिखाई गई है। देखें अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए अगर इसको देखा जाए अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए तो इसका हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा विद स्मॉल ग्रेन्यूल नोन एज ग्रेना एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर होगा लेकिन स्मॉल ग्रेन्यूल्स होंगे। अब ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल क्या कहलाएंगे? ग्रेना, लेकिन ये एम्बेडेड किसके अंदर होंगे? मैट्रिक्स के, ठीक है। ये देखें कि ये थैलाकाइड था, क्या थैलाकाइड का जो स्टॉक होगा उसको क्या कहेंगे? ग्रेना, ठीक है। हमने कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए अगर देखा जाए तो हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर होगा विद स्मॉल ग्रेन्यूल, और इसमें क्या है? हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर किसके साथ होगा? स्मॉल ग्रेन्यूल्स के साथ होगा, ठीक है। अब ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल एम्बेडेड होंगे जैसे ही होंगे किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट की क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। देखें स्मॉल ग्रेन्यूल एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। अब इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है? ये एक क्या है? थैलाकाइड मेम्ब्रेन है। थैलाकाइड की मेम्ब्रेन के बाद को क्या कहेंगे हम? ग्रेना। अब ये जो ग्रेना कनेक्टेड है दूसरी ग्रेना के साथ उसको हम क्या कहेंगे? इंटरग्रेना भी कह सकते हैं
या लेमेला भी कह सकते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है, ये थैलेकाइड है और ये क्या है, ग्रेन है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक क्लोरोप्लास्ट शोज 3 मेन कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे क्लोरोप्लास्ट के 3 मेन पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? इन्वेलप है, स्ट्रोमा है और उसके साथ साथ थैलेकाइड। ये इसका इन्वेलप है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोमा है और उसके साथ साथ ये क्या है, इसका थैलेकाइड। The envelope is formed by a double membrane. अब envelope हमने बात कर ली कि डबल मेम्ब्रेन पर मुश्किल होता है, while stroma covers most of the volume of the chloroplast. ठीक है, अब स्ट्रोमा ने ज्यादातर वॉल्यूम किसका कवर किया हुआ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ज्यादातर जो वॉल्यूम किसने कवर किया हुआ? स्ट्रोमा ने। ठीक है, स्ट्रोमा इज फ्लूइड व्हिच सराउंड द थैलेकाइड। अब यही स्ट्रोमा क्या है? फ्लूइड है जो सराउंड करता है किसको? थैलेकाइड्स को। इट कंटेन प्रोटीन। अब ये मुश्किल होता है किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। सम राइबोसोम एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए, यानी इसके अंदर प्रोटीन भी है, कुछ राइबोसोम्स हैं, वही राइबोसोम क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन को, और उसके साथ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, यानी इसके अंदर भी राइबोसोम्स हैं और डीएनए है। इसी वजह से इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज्म। It is in this form of the chloroplast where carbon dioxide is fixed to manufacture sugar. ठीक है, अब इसी के क्लोरोप्लास्ट के इसी हिस्से के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है तो तब जाके क्या है, मैन्युफैक्चर किया जाता है शुगर, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। सम प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। ठीक है, अब कुछ यानी इसी स्ट्रोमा की जो बात हो रही है, इसी के अंदर शुगर सिंथेसाइज की जाएगी और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन भी इसके अंदर क्या है, सिंथेसाइज की जाएगी। Thalassoids are the flattened vesicle which arrange themselves to form grana. अब थैलेकाइड्स क्या है कि फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए थैलेकाइड्स जो हैं, ये थैलेकाइड्स का गया, ये एक क्या है, थैलेकाइड है, ये फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं। ठीक है, फ्लैटेंड वेसिकल which arrange themselves to form grana. अब इन्होंने अरेंज होना है themselves, क्या फॉर्म करना है? ग्रेना, और उसके साथ साथ इंटरग्रेना। ठीक है, ये दिखाया गया है ग्रेना, ये क्या है, फ्लैटेंड वेसिकल है, ये अरेंज होंगे themselves, इन्होंने क्या बनाया? ग्रेना। लेकिन ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ जो कनेक्टेड है, इसको क्या कहेंगे? इंटरग्रेना। ये ग्रेना और इंटरग्रेना। A granum appear to be a pile of thalassoids stacked on each other like coins. अब ये जो एक ग्रेनम है, appear होता है to be a pile of thalassoids, यानी ग्रेनम appear होगा किसके? अंबार। पाइल होता है अंबार, वो अंबार किसका होगा? थैलेकाइड्स का, जो स्टॉक होगा, ये स्टॉक किया हुआ है एक के ऊपर दूसरे, एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, थैलेकाइड एक के ऊपर दूसरे के ऊपर आने के बाद वो क्या फाइल हो चुका है, अंबार हो चुका है, तो उन्होंने क्या बना दिया? एक कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, यानी इसी अंबार को क्या कहेंगे हम? ग्रेनम कहेंगे। ठीक है, On an average, there are 50 or more thalassoids poised to form one grain. अगर हम बात करें एक ग्रेनम के अंदर कितने थैलेकाइड्स हो सकते हैं, कितने थैलेकाइड्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल हो सकते हैं? 50 और मोर थैलेकाइड्स, यानी 50 या मोर थैलेकाइड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टॉक होंगे, तब जाके वो क्या बनेगा? ग्रेनम बनेगा। On the layer of thalassoids, chlorophyll molecules are arranged, and that is why granum appear to be green. अब क्या है? थैलेकाइड्स की इन लेयर्स के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अरेंज होती हैं, तब जाके इसका जो कलर है, तब जाके इसकी अपीयरेंस क्या किस तरह की शो होती है? इस ग्रेनम की ग्रीन है। ठीक है, यानी थैलेकाइड यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थैलेकाइड के लेयर के ऊपर अरेंज होगी, इसी वजह से इस ग्रेनम का को किस तरह पेयर किया जा सकता है? ग्रीन, यानी इसका कलर किस तरह का हो सकता है? ग्रीन हो सकता है। Each granum is interconnected with other by non-green part called intergranum. अब एक ग्रेनम जो है वो इंटरकनेक्टेड होगा दूसरे ग्रेनम के साथ, वो किसके जरिए होगा? नॉन ग्रीन पार्ट के जरिए, उसे क्या कहेंगे? इंटरग्रेनम। मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेना आर साइट्स वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड। अब जो मेम्ब्रेन है ग्रेना की, वो ऐसी साइट्स है जिधर क्या है, सनलाइट क्या होगी? सनलाइट ऑफ एनर्जी क्या होगी? ट्रैप होगी, एंड वेयर एटीपी इज फाउंड। अब ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर सनलाइट की जो एनर्जी है वो ट्रैप होगी, ठीक है, उधर अब्सॉर्ब होगी और उसी जगह से क्या सिंथेसाइज होगी? एटीपी सिंथेसाइज। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज्म। हमने
माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साथ साथ ये क्लोरोप्लास्ट दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग आर्गेनिक है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग आर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए है और उसके साथ साथ अपने राइबोसोम्स हैं। ये डीएनए और राइबोसोम्स की मौजूदगी के अंदर ये क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रोटीन। ठीक है, ये बेटा हमने जो तमाम बातें की हैं ये इस स्लाइड्स के अंदर शो की हुई है। ये एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए कि डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट शोइंग द मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इसकी स्मूथ है। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ज्यादातर क्या है, स्ट्रोमा है, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या है, थैलाकाइड है। ये थैलाकाइड जब क्या है, जब स्टॉक होती है तो इन्होंने क्या बनाना, ग्रेन बनाना। देखिए स्टॉक ऑफ थैलाकाइड, ये थैलाकाइड स्टॉक हुई है, इन्होंने क्या बनाना है, ग्रेनर बनाना है। ठीक है, अब थैलाकाइड ल्यूमन, अब थैलाकाइड के अंदर जो स्पेस होगी उसको क्या कहेंगे, ल्यूमन कहेंगे। अब थैलाकाइड दूसरे थैलाकाइड के साथ क्या है, अटैच है, उसे क्या कहेंगे, इंटरग्रेन। ठीक है, अब ये स्ट्रोमा इसके अंदर फ्लूइड लाइक। अब दूसरी हम अगर बात करें सेकंड वन की क्लोरोप्लास्ट, अब इसी के ये अंदर है, ये हमने जो प्लास्टर स्टार्ट किया हुआ था उसके अंदर हमने कहा था इसका मेन पार्ट है, इसका सेकंड वन पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट्स। अब ये प्लांट्स को एक कलर देगा अदर देन ग्रीन। अब ग्रीन की बजाय जो दूसरे कलर होंगे प्लांट्स की वो किसकी वजह से होंगे, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होंगे। दे आर प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ द फ्लावर। अब ये प्रेजेंट किधर होता है, पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, यानी सेपल्स के बाद पेटल्स आती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट पेटल्स के अंदर होगा एंड इन द राइपेंड फ्रूट। अब ये पेटल ऑफ द फ्लावर्स के अंदर मौजूद होंगे क्लोरोप्लास्ट, के साथ साथ पके हुए फ्रूट्स के अंदर मौजूद होंगे। ये हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब इन्होंने क्या करना है, हेल्प करना है जिसमें पोलिनेशन के अंदर और उसके साथ साथ डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी सीड को डिस्पर्स करने के लिए। अब यानी ग्रीन कलर के अलावा जो दूसरे कलर प्लांट्स के होंगे वो किसकी वजह से होंगे, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं पेटल्स ऑफ द फ्लावर में और उसके साथ साथ पके हुए फ्रूट्स के अंदर। अब इनका काम क्या क्या है कि उन्हें पोलिनेशन करनी और उसके साथ साथ सीड को डिस्पर्स करना है। थर्ड वन है ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट क्या है कि कलरलेस हैं। दे आर ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर और सम अदर शेप। अगर हम इनकी बात करें इनकी शेप की, कि ये ट्रायंगुलर भी हो सकती है, ट्यूबुलर भी हो सकती है और उसके साथ साथ इनकी कोई और शेप भी हो सकती है। दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर फूड। अब ये ज्यादातर क्या होंगे कि अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होंगे और उसके साथ साथ ये क्या है, फूड को स्टोर करेंगे। ये चीज क्या है, ये कलरलेस होंगे, इनकी शेप क्या सी होगी, ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर या कोई और दूसरी शेप हो सकती है। अब ये मौजूद किसके अंदर होंगे, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और उसके साथ साथ ये स्टोर क्या करना है, फूड को स्टोर करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।